You all guys, I hope you are doing well। पिक्या टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के लिए नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात की थी कि किस तरीके से आरटीएच की वैल्यू निकाली जाती है और वीटीएच की वैल्यू निकाली जाती है। तो अपने सब 4 मेथड डिस्कस कर लिए थे कि किस किस तरीके से आपको वैल्यू को निकालना है और कहाँ कौन सा मेथड लगाना है और क्या किस मेथड की लिमिटेशन है। कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू भी अपन ने समझा था कि किस तरीके से मेथड को लगाया जा सकता है और कहाँ कहाँ पे अपने को मेथड किस तरीके से लगाना है। आज के वीडियो में अपने एक और न्यूमेरिकल लेंगे जो कि गेट का न्यूमेरिकल है, उसके थ्रू अपने समझेंगे कि किस तरीके से अपने को मेथड अप्लाई करने हैं। ठीक है गाइज, आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि कौन सा मेथड कहाँ पे लगाना है और क्या बेनिफिट मिलता है अगर सही मेथड लगाते हैं, कितनी टाइम का बेनिफिट मिलता है अपने को। ठीक है, साथ ही आप मेरा कोर्स प्रिफर कर सकते हैं गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, पीएसपीसीएल के लिए, आईईएस के लिए, यूपीपीसीएल के लिए, एनएलसी के लिए, पीजीसीआईएल, आरएसएमएसबी के लिए, इन सब के लिए आप मेरा कोर्स प्रिफर कर सकते हैं। अगर आप किसी और भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे भी आपको टेक्निकल देखने को मिलता है तो वहाँ नेटवर्क थ्योरी के इस कोर्स को प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब टेक्निकल एग्ज़ाम में नेटवर्क थ्योरी का तो सिलेबस सेम ही रहता है क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। चलिए सबसे पहले आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में ये गेट का ही क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया है। कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर। तो अपने को एक सर्किट दिया गया है जिसमें 10 वोल्ट का एक आइडियल वोल्टेज सोर्स दिया गया है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया गया है, उसके अलावा एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया गया है यहाँ पे, और जो अपने पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसकी डिपेंडेंसी करंट पे है और करंट अपने को इस ब्रांच में दिया गया है। अपने को क्या करना है, द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अपने को क्या करना है, आरटीएच कैलकुलेट करना है। आरटीएच कहाँ कैलकुलेट करना है, अक्रॉस पीक्यू, पीक्यू के अक्रॉस अपने को आरटीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया। कुल मिला के अपने को वीटीएच से कोई लेना देना नहीं है, आरटीएच की सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं मेथड 1 के बारे में बात कर लेता हूँ। मेथड 1 से बताइए आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? मेथड 1 से कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे आपको एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेथड 1 में मैंने क्या बताया था, जो भी आपके इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो या फिर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो, इसके अलावा डिपेंडेंट वहाँ पे सोर्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मेथड 1 तो नहीं लगा सकते। ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से। ठीक है, अब सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड में मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास चाहे डिपेंडेंट सोर्स हो चाहे आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स हो, तो अब भी आप अपने क्या करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे भी आपको जिसके अक्रॉस आपको आरटीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वहाँ पे या तो आप वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए 1 वोल्टेज का, या फिर करंट सोर्स लगा दीजिए 1 एम्पियर का, और जहाँ पे जो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वो अपना क्या हो जाएगा, जो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वो अपना क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा आरटीएच के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू को निकालना आपने सीख लिया था सेकंड मेथड में। तो अपने क्या करते हैं, सेकंड मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेकंड मेथड अपने यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, डिपेंडेंट सोर्स दिया गया है। तो सेकंड मेथड के लिए मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम को फिर से देखते हैं, फिर से बना लिया अपने को सर्किट डायग्राम को। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो आपको इंडिपेंडेंट सोर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं उनको आप इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए, और डिपेंडेंट सोर्स है उनका आपको कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट जो भी आपको यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा था, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, तो 0 से मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। और डिपेंडेंट जो वोल्टेज सोर्स था उसका मैंने कुछ भी नहीं किया, इसका ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। और आई नोट करंट है, ये यहाँ पे से फ्लो कर रही थी तो इसी डायरेक्शन में यहीं से फ्लो कर रही है, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब मैंने क्या बताया कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, या तो आप इस तरीके से देख लीजिए और इसको इग्नोर कर दीजिए। क्यों इग्नोर कर दीजिए,
क्योंकि अगर लो रेजिस्टेंस पाथ है तो करंट हमेशा इस डायरेक्शन में ही जाएगी, यहाँ से ऐसे नहीं जाएगी। या फिर आपको इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जीरो जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल विद कितना है 1 ओम। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, ठीक है। 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास 0 आंसर आएगा। और वैसे भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि हमेशा करंट लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगी, तो इसको आप डायरेक्ट इग्नोर कर दिएगा। इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब इसको क्या कर सकते हैं अपने शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद में बात रहती है इसकी, ये जो है जब मैंने स्टार्टिंग में बेसिक आपको बताया था तब मैंने क्या बताया था कि एक वोल्टेज सोर्स है इस तरीके से प्लस और माइनस, ठीक है। उसके पैरेलल में एक इस तरीके से रेजिस्टेंस दिया रहता है। तो अपने क्या कर सकते हैं, या फिर चाहे मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ करंट सोर्स भी दिया हुआ हो सकता है। तो अपने क्या कर सकते हैं, जब भी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में जब भी कुछ दिया रहता है इस तरीके से, तो अपने को जब भी अपने को कैलकुलेशन करनी है लोड की कैलकुलेशन करने के लिए, मैंने वहाँ एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन भी किया था क्यों लोड की बात कर रहा हूँ कि लोड की कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि सोर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। लेकिन लोड की कैलकुलेशन करनी है तब आप इन दोनों को इग्नोर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं, करंट सोर्स को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो 0 पोटेंशियल मानता हूँ तो यहाँ पे V पोटेंशियल है मान लो, तो यहाँ से पोटेंशियल राइज होके यहाँ पे V आ जाएगा, इसके क्रॉस भी V रहेगा, इसके क्रॉस भी V रहेगा, तो पोटेंशियल पे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता है। इसलिए अपने क्या करते हैं इन दोनों को इग्नोर करते हैं। अगर आपको इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो बेसिक की वीडियो है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। थ्योरम्स टॉपिक से पहले मैंने बेसिक पढ़ाया था, उसके अंदर आपको डिटेल में बताया था किस तरीके से अपने को किस किस में इग्नोर करना रहता है, सब पूरा डिटेल में बताया है। तो अपने को इसको शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है, और इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। क्यों इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के जब भी पैरेलल में है तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज, यहाँ पे अगर 3i है तो ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ पे भी वोल्टेज क्या हो जाएगा 3i हो जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वोल्टेज पे। देखिए वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, करंट पे तो इफेक्ट पड़ेगा। करंट तो यहाँ से इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, दो ब्रांच है तो दोनों ब्रांच में करंट तो ऑब्वियसली फ्लो कराएगी, लेकिन वोल्टेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपने वोल्टेज की कैलकुलेशन करने के लिए इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो अपने पास जो सर्किट बचा वो सिंपल ही है कि ये 1 ओम का 2 रेजिस्टेंस बच गए, और ये 3i का क्या बच गया, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बच गया। इसको बना लेते हैं अपने, ये 3i का क्या बच गया, 3i नोड का क्या बच गया, वोल्टेज सोर्स बच गया, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और इसकी आई नोट की करंट की जो वैल्यू है वो यहाँ से इसके अंदर फ्लो हो रही है, ये वैसे कैसे पड़ा रहने दीजिए। और 1 ओम 2 रेजिस्टेंस आपके बच गए। अब मैंने क्या बताया था, जब भी आपका डिपेंडेंट सोर्स होता है तो अपने क्या करते हैं 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर 1 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स लगा लेते हैं। क्या लगाना प्रीफर करेंगे, अगर आपका सर्किट क्या दिया रहता है सीरीज में दिया रहता है तो वोल्टेज सोर्स लगाना प्रीफर करेंगे। अगर आपका सर्किट क्या रहता है पैरेलल में रहता है तो आप करंट सोर्स लगाना प्रीफर करेंगे। तो अपने यहाँ पे सर्किट क्या दिया गया है, देखिए आप सीरीज में दिया गया है या पैरेलल में दिया गया है। पैरेलल में दिया गया, देखिए 2 ब्रांच स्पष्ट पता लग रहा है कि यहाँ से एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, तो पैरेलल में सर्किट है तो अपने क्या लगाएंगे, करंट सोर्स लगाएंगे। करंट सोर्स के लिए मैंने क्या बताया था, R = V/I, ठीक है। अब V कौन सा है, ओपन सर्किट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं VTH। और I क्या है, I जो करंट इसमें से फ्लो कर रही है, जो यहाँ पे जो ये वाली करंट है। और R क्या है, RTH है। तो I की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1 एम्पियर ले ली, तो RTH की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, VTH के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको अगर RTH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके अक्रॉस PQ के अक्रॉस अब आप 1 एम्पियर करंट सोर्स लगाने के बाद आप वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपकी क्या हो जाएगी, RTH की वैल्यू। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं PQ के अक्रॉस वोल्टेज को। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, नोडल की हेल्प लेता हूँ। तो नोडल की हेल्प सबसे पहले किस तरीके से लगूंगा, देखिए नोडल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राउंड पोटेंशियल, तो यहाँ ग्राउंड पोटेंशियल होगा 0। उसके बाद में नोड देखूंगा कितने बन रहे हैं, देखिए नोड यहाँ पे एक तो ये नोड बन रहा है और इसके अलावा ये नोड भी बन रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको अपने कंसिडर नहीं करेंगे। मान लो अपने सिंपल लगा दें तो इस नोड की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, P और Q है, तो इसका पोटेंशियल है यहाँ पे V1 या VP कुछ भी मान लीजिए आप, VP मान लीजिए जैसे मैंने, तो VP डिवाइड बाई, अब देखिए कौन कौन सी ब्रांच में करंट जा रहा है, एक तो ये ब्रांच होगी, एक ये ब्रांच होगी, एक ये ब्रांच होगी, तीनों तरह की ब्रांच होगी। तो सबसे पहले इसकी बात करता हूँ, तो VP डिवाइड बाई 1 ओम ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में क्या करता हूँ, देखिए VP अब यहाँ पहुँचना है मेरे को, यहाँ पहुँच के फिर ही तो 1 ओम से डिवाइड कर दूंगा। तो VP अब देखिए यहाँ से यहाँ पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो VP माइनस 3I0, VP माइनस 3I0 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 0, VP माइनस 3I0 माइनस जीरो डिवाइड बाई ये कितना है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो डिवाइड बाई 1 ओम का रेजिस्टेंस। इस तरीके से देख लीजिएगा आप, इजी वे में हो जाएगा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका पास आता है, उसके बाद में एक करंट बचती है। देखिए दो ब्रांचेस सॉल्व कर दी, ये वाली ब्रांच बच गई, ये वाली ब्रांच में क्या आ रहा है, 1 एम्पियर का करंट अंदर जा रहा है। या तो आप इसको -1 इक्वल टू 0 कर लीजिए, या फिर 1 को डायरेक्ट उस साइड ले जाके 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी इसकी नोडल की इक्वेशन होगी। ये तो मैं बहुत अच्छे से पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो आप आई होप आप इसको अच्छे से लिखना अब तक तो सीख ही चुके होंगे। ठीक है, अब इसको अपने क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या इक्वेशन दिख रही है आपको स्पष्ट ही, यहाँ पे VP दिख रहा है और 3I0 दिख रहा है। ठीक है, ये दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो VP 2VP हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3I0, सॉरी प्लस 1 प्लस 3I0 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 3I0 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, I0 की वैल्यू को देखता हूँ मैं, I0 की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। देखिए यहाँ ध्यान से, I0 की जो VP की वैल्यू है, VP की वैल्यू जो मैं देखूंगा, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए, VP की वैल्यू क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज, यहाँ 0 वोल्टेज है, यहाँ VP वोल्टेज है, और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, I0। अगर मैं वोल्टेज VP लिखना चाहूँ, V इक्वल टू IR, I की वैल्यू I0 मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू 1। ठीक है, तो इसका मतलब VP की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको, VP इक्वल टू I0 हो जाएगा। तो VP इक्वल टू I0 हो जाएगा, तो आप इसको क्या कर दीजिए, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, VP की जगह I0 पुट कर दीजिए, या फिर I0 की जगह VP पुट कर दीजिए, कुछ भी पुट कर दीजिए। तो VP की जगह मान लो मैं I0 की जगह VP पुट कर देता हूँ, I0 की जगह VP पुट कीजिए। यहाँ पे VP यहाँ इसको ऐसा कैसा रहने दिया, -3I0 है, -3VP लिख दिया, इक्वल टू 1 लिख दिया। अब VP माइनस VP बच गया, -VP इक्वल टू 1 बच गया, और VP इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, VP मतलब PQ के अक्रॉस वोल्टेज, और PQ के अक्रॉस वोल्टेज अगर आपने निकाल दिया, PQ के अक्रॉस वोल्टेज निकाल दिया, वही आपका किसके इक्वल है, RTH के इक्वल है। तो RTH के इक्वल है, तो इसका मतलब RTH की वैल्यू कितने आ जाएगी, -1 ओम आ जाएगी। अब आप ये देख के हैरान होंगे कि वोल्टेज इसकी रजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव में कैसे आ गई। तो नेगेटिव में कैसे आ गई, इसके पीछे रीजन होता है। वैसे आप जब भी पावर सिस्टम में स्टडी करेंगे, देखिए इस बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि पावर सिस्टम में जब भी स्टडी करेंगे तो वहाँ प्रैक्टिकल रहता है अपना सब कुछ। तो वहाँ आपको क्या होता है कि वोल्टेज अपने लगभग AC के बारे में बात करते हैं, DC के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पावर सिस्टम में कम यूज की जाती है। अभी HVDC की वजह से कुछ डिवाइसेस यूज करने लग गए, अपने फैक्ट्स वगैरह बहुत कुछ आ गया अब तो। लेकिन जो पहले का सिस्टम है, पावर सिस्टम जो अपने अभी तक चल रहा है, बेसिकली वो पहले का नहीं है, अभी भी चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है। जो HVDC का यूज है वो तो बहुत लिमिटेड है। तो अपने क्या करते हैं कि जो वहाँ पे अपनी बात करते हैं, वो रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। क्यों पॉजिटिव लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ एनालॉग की कोई भी डिवाइस यूज नहीं की जाती। वहाँ पे अपने को या ना ही तो आपको UGD मिल को देखने को मिलेगा, BGD देखने को मिलेगा, वहाँ कम देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अपने वहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस की बात नहीं करते। पावर सिस्टम में हमेशा रेजिस्टेंस आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो बात होगी पावर सिस्टम की। अब बात कन्फ्यूजन होता है कि मान लो नेगेटिव रेजिस्टेंस आपको कब देखने को मिलेगा। नेगेटिव रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा एक तो नेटवर्क थ्योरी में, जब भी आपका डिपेंडेंट सोर्स होगा, तो डिपेंडेंट सोर्स होगा तो नेगेटिव रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जब एनालॉग की स्टडी करेंगे या फिर आप मान लीजिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग की स्टडी या इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करेंगे, तब आप देखेंगे वहाँ पे आपको UGD या BGD का कॉन्सेप्ट रहता है। UGD या BGD के कॉन्सेप्ट में आपका देखिए डिपेंडेंट सोर्स एक तरह से UGD या BGD की तरह बिहेव करता है। देखिए जब आप सर्किट देखते हैं UGD का, इस तरीके से मान लो, इस तरीके से मैं BGD की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको हटाते हैं यहाँ से।
बीजेटी की बात कर लेता हूँ। बीजेटी इस तरीके से आप बनाते हैं, ठीक है। कॉमन बेस एमीटर वगैरह बना देते हैं, यहाँ एमीटर बना देता हूँ इसको, चलो ठीक है। यहाँ फिर आप बैटरी लगाते हैं, उसके बाद में इसकी बाइसिंग करते हैं, यहाँ भी बैटरी लगा देते हैं। इस तरीके से सर्किट हो जाता है आपका, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका सर्किट हो जाता है तो ये यूजेडी करंट है। यहाँ पे क्या होता है, आई करंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, आई बेस करंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टर करंट होता है, ठीक है। तो ये जो एमीटर करंट है वो एमीटर करंट किस किस पे डिपेंड करती है, बेस करंट पे डिपेंड करती है, कलेक्टर करंट पे, या फिर इसको देख लीजिए कलेक्टर करंट है वो किस किस पे डिपेंड करती है, एमीटर करंट पे या बेस करंट पे, ठीक है। इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि एक दूसरे की डिपेंडेंसी रहती है। यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो कलेक्टर करंट है वो डिपेंड करेगा किसी न किसी चीज़, किसी करंट पे डिपेंड करेगा। तो एक तरीके से इसी यूजेडी को, इसी बीजेडी को अपने क्या बोल देते हैं, डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स बोलेंगे इसको, करंट डिपेंडेंट करंट कंट्रोल करंट सोर्स, इसको ये बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे करंट की डिपेंडेंसी है, इस जो करंट की डिपेंडेंसी इस करंट के ऊपर है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन है, ये जो अपने जो नेटवर्क थ्योरी के अंदर डायरेक्ट आप उनके सिंबल शो कर देते हैं कि ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली डिपेंडेंट सोर्स ऐसा नहीं होता है कि ये एक छोटा सा जैसे अपने शो कर दिया ऐसा कैसा सोर्स होगा, नहीं। आपको क्या होता है कि वहाँ पे यूजेडी बीजेडी ये सब चीज़ें लगी रहती है। जो एनालॉग के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप जो पढ़ते हैं वो सारी की सारी डिवाइसेस वहाँ पे लगी रहती है। तो उनकी जो डिपेंडेंसी रहती है करंट पे रहती है, कईयों की वोल्टेज पे रहती है। तो उसके डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करता है देखने को मिलता है कि यहाँ पे अलग अलग डिपेंडेंट सोर्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए अपने डिपेंडेंट सोर्स का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। तो अपने को क्या होता है कि जो यूजेडी और बीजेडी का कॉन्सेप्ट आपने देखा था वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कई बार क्या होता है कि बीजेडी क्या होता है गेन करता है। आपने सुना होगा कि एम्पलीफायर का नाम, तो एम्पलीफायर का नाम सुना होगा। तो एम्पलीफायर क्या करता है, गेन करता है वॉइस को, ठीक है। अगर आपका पावर एम्पलीफायर नाम सुना होगा तो पावर एम्पलीफायर क्या करता है, जो कम डीबी की जो वॉइस होती है उसको हाई डीबी की वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से किसी भी तरह का एम्पलीफायर है, एम्पलीट्यूड एम्पलीफायर और ये सब क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करते हैं और अपने को क्या करते हैं उनको उनको बूस्टअप करते हैं एक तरीके से। तो बूस्टअप करते हैं तो इसका मतलब इसका क्या हो जाता है एक तरीके से, इसके बारे में डिटेल में तो आप एनालॉग में पढ़ेंगे। लेकिन अपने को ये लगता है कि जो इनपुट दो अपने को पावर एम्पलीफायर में जो इनपुट दिया उससे ज़्यादा आता है आउटपुट। क्यों क्यों आउटपुट ज़्यादा आता है, आउटपुट इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि अपने को उसने पावर को क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी उठ के आता है कई बार क्या होता है कि क्यों ना आपने हर जगह पावर को एम्पलीफाई करने के लिए पावर एम्पलीफायर यूज कर लें, क्योंकि ये तो पावर को बढ़ा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी अपने डिटेल में तो अभी तो बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि पावर एम्पलीफायर हमेशा पावर को एम्पलीफाई कर देता है। देखिए कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को गेन करती है तो उसे किसी ना किसी चीज़ को रिड्यूस जरूर रहेगी। जैसे स्टेप अप वोल्टेज, देखिए जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि अपने को वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है। तो इसका मतलब करंट को क्या कर देता है, वो डिक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब वोल्टेज को अगर उसने राइज किया तो करंट को तो डिक्रीज भी कर दिया ना। तो इसी तरीके से पावर एम्पलीफायर में होता है कि अपने को जो इनपुट में उसने पावर को एम्पलीफाई कर दिया तो किसी न किसी चीज़ को गेन को या फिर उसकी बैंडविड्थ को है जो वो रिड्यूस कर देगा, बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें अपने हर जगह उसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंडविड्थ अगर ज़्यादा कम हो जाएगी तो फिर सिग्नल अपना एक्चुअल में रह ही नहीं पाएगा, उसमें नॉइस वगैरह ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। ये खैर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है। बेसिकली मैं तो आपको यही समझाना चाह रहा था कि जहाँ भी आपको डिपेंडेंट सोर्स दिखाई दे, यूजेडी या पीजेडी का जो रेजिस्टेंस है आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं भी रेजिस्टेंस नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गेन करते हैं तो कुछ टाइम में अपने को ये लगता है कि ये जो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं एक तरह से। अगर कोई सोर्स, अगर कोई मान लो कोई अपने पास लोड है वो एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसका रेजिस्टेंस मान के चलेंगे या फिर उसको अगर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव में आएगी। क्यों नेगेटिव में आएगी, क्योंकि वो तो एक्चुअल में एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, नहीं कि वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर वो ऑब्जर्व कर रहा होता, अगर मान लो इस तरीके से एक रेजिस्टेंस दिया है, ये क्या है, इसमें करंट जा रही है, अगर ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ 2 ओम 3 ओम जितना भी रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस लगा होगा। अगर ये मान लो डिलीवर कर रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है, डिलीवर का सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स में ही ऐसा होता है, ये बात आपको क्लियर कर दूँ। अगर ये डिलीवर कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर दूंगा, इसका मतलब
इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस नेगेटिव में है। अगर रेजिस्टेंस पॉजिटिव में होता तो रेजिस्टेंस हमेशा ऑब्जर्व ही करेगा और इसको यहाँ पे डिलीवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टेटमेंट को तो सेटिस्फाइड कराना है ये किसी तरीके से। तो इसको किस तरीके से करते हैं अपने कि रेजिस्टेंस ही नेगेटिव मान लेते हैं इसका। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो अपने बात होगी कि किस तरीके से आपको रेजिस्टेंस नेगेटिव लेना है। सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बोल सकते हैं, उनका ही रेजिस्टेंस नेगेटिव में हो सकता है। यूजेडी का हो सकता है, टनल डायोड का हो सकता है, इनका रेजिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन पावर सिस्टम में आप कभी भी रेजिस्टेंस को नेगेटिव नहीं मानेंगे, रेजिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है अपने पास, इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे क्या होता है कि अगर बोलते हैं कि इस तरह से एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस तरह से रेजिस्टेंस है, उसमें करंट जा रही है आई नोट। अगर करंट जा रही है उसकी मान लो वैल्यू 2 ओम है, अगर 2 ओम वैल्यू है उसके मान लो करंट जा रही है आई नोट, तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस, अपने को पता है रेजिस्टेंस हमेशा ही एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ये मैं बेसिक से बोलता हुआ आ रहा हूँ, मैं लगातार बार बार बोलता आ रहा हूँ कि रेजिस्टेंस हमेशा ही एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन अब क्या पढ़ा आपने इस क्वेश्चन के अंदर कि एक ऐसा रेजिस्टेंस है और वो क्या कर रहा है -2 ओम का है। बताइए, अभी भी करंट इसी डायरेक्शन में -2 ओम का, तो ये तो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। बिल्कुल समझ में आ रही है बात, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, इसमें तो सब बता देते हैं। जब भी पूछा जाता है आपसे कि बताइए रेजिस्टेंस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, तो ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं, इतना सिंपल, ये तो सब बताएंगे। अब बात आती है इसकी, अब इसमें क्या होता है कि देखिए करंट की डायरेक्शन भी इन्वर्ट हो रहेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू -2 है, तब ये क्या करेगा, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू -2 है तो ये एनर्जी को क्या करेगा, डिलीवर करता है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखती है, जब भी नेगेटिव रेजिस्टेंस इसका सेंस ही, एक्चुअल में रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसका सेंस ही ये है कि ये एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, इसका सेंस ही ये है नेगेटिव रेजिस्टेंस से कहने का मतलब। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको कि किस तरीके से अपने को नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इस बात को बिल्कुल दिमाग से। इसके अलावा और भी कहीं आपको इसका सोर्स मिले तो आप वहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिए अच्छे से, बुक से इसको क्लियर कर लिए। लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कब होता है, नहीं होता, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में होता है या सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में होता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन रहना चाहिए। ठीक है, और डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में भी आपको, डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली डिपेंडेंट सोर्सेज दिखने में कैसे होते हैं। बिल्कुल आपको इसके बारे में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो यूजेडी वीजेडी जो डिवाइसेज होती है यही एक्चुअल में क्या होते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने यही बताया था आपको, अच्छे तरीके से समझ में आने के लिए इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने सब थ्योरी कवर कर दिया है। थैंक यू गाइज। अगर आपको किसी भी तरीके से इस लेक्चर से रिगार्डिंग किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है या कुछ भी लग रहा है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिससे क्या होगा कि पता लगता रहता है थोड़ा कि कैसा स्टूडेंट देख रहे हैं, इसको किस नज़र से देख रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ा कीजिए, और उसके अलावा न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। गेट के क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थ्योरी पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाइए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जो भी जेई की, एई की या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे यूजफुल कंटेंट सब लोगों के साथ शेयर हो।